हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज ही मैराथन क्लास होगी, बट आज की क्लास जो है ये टेक्सटाइल की है, क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था टेक्सटाइल पे मैराथन के लिए। तो मैं आज टेक्सटाइल में लेके आई हूँ मैराथन क्लास। आज भी है हमारी टेक्सटाइल की, और आज हम क्या क्या देखेंगे पहले तो इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें हमें देखना है रेशम को लेकर, सिल्क को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप बार बार बोलते हो सेकंड पार्ट इसका नहीं मिल रहा, सो सेकंड पार्ट मिले या ना मिले, कभी कभी क्या होता है वीडियो है ना वो खुद से ही डिलीट हो जाता है। जो पुरानी वीडियो है उसमें से कुछ ऐसी वीडियो होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं खुद से, तो वहाँ पे आप परेशान मत होइए। जितने लोग भी परेशान हो रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए, यहाँ पे आ जाइए। आज मैराथन क्लास में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सबसे पहला जो पार्ट मैं पढ़ाने चल रही हूँ मैराथन क्लास की, आज टेक्सटाइल की मैराथन है। कल आपने देखा न्यूट्रिशन साइंस का मैराथन, आज है टेक्सटाइल का, फिर कल होगा न्यूट्रिशन का, फिर टेक्सटाइल का। ऐसी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो पहले हम देखेंगे आज रेशम में हमें देखना है, इसके प्रोसेस को देखेंगे, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पर क्या होता है, कहाँ पे कम है, इसका उत्पादन देश कौन सा है, सारी चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। इसके टाइप को देखेंगे, किसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कपास को लेकर, कपास में क्या होता है, कैसे होता है, इसके प्रोसेस को। मेन उद्देश्य जो मेरा यहाँ पे मैराथन क्लास चलाने का है वो क्या है, आपकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो टॉप पॉइंट है छूट रहे हैं, वो सारे यहाँ पे क्लियर होंगे। और जो प्रोसेस से क्वेश्चन बनते हैं, प्रोसेस एक बार आपका फिर से दोबारा से अगर रिवीजन हो जा रहा है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मेन फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए प्रोसेस को लेकर, और प्रोसेस को लेकर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट में लीलन को, लीलन का भी प्रोसेस देखेंगे, कैसे क्या होता है, उसमें सारी प्रक्रिया को देखेंगे, सारे प्रोसेस को देखेंगे, क्या उसमें होता है, कैसे होता है, कहाँ पे पाया जाता है, कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है, क्या होता है, सारी चीज़ें मतलब A to Z। बट हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जो बढ़ा चढ़ा के बातों को बोलते हैं, मतलब पढ़ते हैं, वो नहीं होगा। यहाँ पे शॉर्ट देखेंगे, बट चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा, हम रेशम को देखेंगे, सिल्क को देखेंगे, इसके प्रोसेस को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशम से। फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी आपकी। जो लोग सो रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, उठ जाएं। और आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, लाइक भी किया करो भाई। शेयर और लाइक करने का फ़र्ज आपका है, ये कहने वाला काम नहीं है मेरा, बट मैं कह रही हूँ ताकि आप लोग और अच्छे से करो। शेयर भी किया करो और इसको लाइक भी कर दो वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेशम को हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को, रेशम को देखना है, एक एक पॉइंट को देखना है, एक एक पॉइंट वाइज देखना है, इसके सीक्वेंस को देखना है, सीक्वेंस में लगाने के लिए कैसे इसके प्रोसेस को पूछा जाता है, सारी चीज़ें। पहले तो हम ये जानेंगे जो रेशम है ये किस जगत का है। तो आपको क्या बताना है, प्रोटीन जगत का है, ये वनस्पति जगत का है, मतलब प्राकृतिक जगत का है। ये प्राकृतिक जगत में भी ये कहाँ से प्राप्त होने वाला है, तो आपको बताना है जंतु है, ये जंतु से प्राप्त होने वाला है। जंतु से मतलब प्राप्त होने वाला है, तो ये क्या है, प्रोटीन रेशा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फाइबर कहते हैं। प्रोटीन जगत से प्राप्त होता है ये। एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा। और प्रोटीन जगत में भी कहाँ से है, ये प्राणिज रेशा है। और प्राणिज के पहले कहाँ का है, ये प्राकृतिक का है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए रेशम कहाँ का है, तो आप क्या बताओगे, प्राकृतिक जगत में। और प्राकृतिक जगत में भी कहाँ से, प्राणिज से प्राप्त होने वाला है। प्राणिज से दो ही चीज़ आपको मिलती हैं, एक तो हो गया रेशम, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा होता है ऊल। ऊल में भी प्रोटीन पाया जाता है और रेशम में भी प्रोटीन पाया जाता है। ये तीन चीज़ें क्लियर हुई। प्राकृतिक जगत का है, प्राकृतिक जगत में भी ये प्राणिज से प्राप्त होने वाला है। प्राणिज से जब ये प्राप्त होने वाला है तो इसे हम प्रोटीन फाइबर कहते हैं। प्रोटीन फाइबर दो ही हैं, एक तो आपका सिल्क है, दूसरा आपका ऊल है। ये हो गया। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगर इसका जन्मदाता पूछा जाए, जन्मदाता कौन सा देश है सिल्क का, तो आपको क्या बताना है, ये चीन है। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बस सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। जन्मदाता देश क्या कौन सा है, चीन है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अगर सबसे बड़ा उपभोक्ता आपको पूछा जाए, उपभोक्ता कौन सा देश है,
इसका रेशम का सिल्क का अगर सबसे बड़ा उपभोक्ता पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? भारत। ये पैदा होता है चीन में, बट इसको सबसे ज़्यादा यूज करने वाला जो देश है वो कौन सा है? भारत। भारत में सबसे ज़्यादा सिल्क के वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर सर्वोत्तम किस्म पूछा जाए, इसका सर्वोत्तम किस्म कहाँ का है, तो आपको क्या बताना है? सर्वोत्तम किस्म भी है ये चीन का। चीन में इसका उत्पादन होता है। सर्वोत्तम किस्म मतलब सबसे अच्छा जो रेशम पाया जाता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना है चीन में। और उत्पादन में कहाँ है? भारत दूसरे स्थान पे। अगर उत्पादन में पूछा जाए, भारत क्या है? उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। एक बार फिर से मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। क्या है? जो रेशम है, सिल्क है, प्राकृतिक जगत में प्राणी से प्राप्त होने वाला फाइबर है जिसे हम प्रोटीन फाइबर कहते हैं। जन्मदाता चीन है। सबसे बड़ा उपभोक्ता पूछा जाए, भारत बताना है। और उत्पादन की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है, तो आपको दूसरा स्थान बताना है। सर्वोत्तम किस्म जो रेशम की पाई जाती है चीन में पाई जाती है। सारी चीजें, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में प्रथम स्थान पे कौन है? उत्पादन में दूसरा स्थान भारत है, बट भारत में जो है प्रथम स्थान पर इसका उत्पादन कहाँ पे होता है? भारत में प्रथम स्थान पर, प्रथम स्थान में उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है? यहाँ पे कर्नाटक का नाम लेना है। इतनी चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, बट अगर आपसे कभी भी रेशम को लेकर रेशम फाइबर जो है इसको लेकर पूछा जाए कि भारत में किस जगह पे सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तब आपको क्या बताना है? कर्नाटक। और अगर प्रथम स्थान पे पूछा जाए कि रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तब आपको बताना है चीन। सेकेंड स्थान में भारत है। भारत में फर्स्ट स्थान पर कौन है, तो आपको कर्नाटक बताना है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको सिल्क को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास मैसेज करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है, इसमें कैसे क्या होता है। तो आज सारे डाउट आपके यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, सिल्क में गोंद कौन सा पाया जाता है। अगर गोंद की बात की जाए, गोंद कौन सा पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है? सेरेसिन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिल्क में गोंद, सेरेसिन। और प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, तो बताना आपको फाइब्रिन। फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और गोंद सेरेसिन होता है। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या बताना है? प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा। प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा कौन सा है? रेशम है। ये पॉइंट वाइज है। सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट वाइज है। सारी चीज़ें एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। और मुझे तो लगता है एक बार अगर आप इसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार आप क्लास को देख लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपको लर्न भी हो जाएंगी, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उनके लिए और अच्छा है, मतलब अच्छा है क्या, वो एक दो बार इसको देख लेंगे तो वो उनको लर्न हो जाएगा। गोंद क्या पाया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्क में गोंद कौन सा? सेरेसिन, प्रोटीन, फाइब्रिन। प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन सा होता है? रेशम। और जितने भी फाइबर हैं प्राकृतिक जगत में, सारे फाइबर स्टेपल हैं, लघु आकार के हैं, बट जो प्राकृतिक जगत में एक ही ऐसा रेशा है जो रेशम है, सबसे लंबा रेशा होता है। इसका जो मात्रक है वो किसमें होता है? मीटर में होता है। रेशम का अगर कीड़ा पूछा जाए तो क्या बताना है आपको? मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से क्लास को समझाया है। अगर आप जाकर टेक्सटाइल वाले पार्ट में प्लेलिस्ट में आप इसको रेशम को सिल्क को ढूंढिए, तो मैं वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझा के सारी चीज़ों को बताई हूँ। बट ये रिवीजन की क्लास है तो यहाँ पे मैं समझाऊंगी नहीं, पॉइंट वाइज आपको बताती चलूँगी। रेशम में अगर पूछा जाए, रेशम का जो कीड़ा होता है उसे क्या कहते हैं आप? रेशम के कीड़ों को कहते हैं बाम्बिक्स मोरी। बाम्बिक्स मोरी ये भी पूछा गया है। और ये खाता क्या है, तो आपको बताना है जो बाम्बिक्स मोरी है ना, ये शहतूत की पत्ती को खाता है। शहतूत की पत्ती को खाता है। और शहतूत की पत्ती को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, मलबरी कहते हैं। ये भी याद रखना आप लोग, मलबरी लीव्स कहते हैं या फिर शहतूत की पत्ती। रेशम का कीड़ा बाम्बिक्स मोरी खाता क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती ना देकर अगर मलबरी दिया रहे तो मलबरी भी क्या होता है? शहतूत की पत्ती को ही कहते हैं। अगला पॉइंट इसको हम देखेंगे, इसमें जीवन काल कितना होता है इसका? जो बाम्बिक्स मोरी है, इसका जीवन काल अगर पूछा जाए तो कितना बताना है आपको?
जीवन काल कितना है इसका, तो बताना है 2 माह। माह में पूछा जाए तो 2 माह बताना है, नहीं तो अगर दिन में पूछा जाए तो 37 से लेकर 45 दिन का होता है, मतलब 37 to 45 डेज होते हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें क्लियर, एक बार फिर से देख लेते हैं फटाक से। क्या होता है, गोंद क्या पाया जाता है रेशम में, सेरेसिन, प्रोटीन, फाइब्रिन प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा है। रेशम में बाम्बिक्स, रेशम का जो कीड़ा होता है बाम्बिक्स मोरी, बाम्बिक्स मोरी खाता क्या है, सहतूत की पत्ती जिसे हम मलबरी रिप्स कहते हैं। इसका जीवन काल होता है 2 मंथ का, 2 मंथ ना देकर अगर आपसे डेज पूछा जाए तो 30 डेज टू 45 डेज आपको बताना है। सारी चीजें क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है रेशम की जो चीन की जो राजकुमारी है उन्हें ही रेशम की देवी कहा जाता है ना, पता है आपको रेशम की देवी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रेशम की देवी किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है चीन की राजकुमारी को। चीन की राजकुमारी का नाम क्या था, तो आपको बताना है सी ची। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, रेशम की देवी को क्या कहते हैं, चीन की राजकुमारी को रेशम की देवी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही रेशम की खोज की थी। अब कैसे की थी इसकी स्टोरी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक बार ये बगीचे में चाय पी रही थी तो ऊपर से कोकून इनके चाय में गिरा, चाय गर्म था तो उसके जितने भी गोद थे उसके धुल गए। उसके बाद जब उन्होंने चाय से उसको निकाला तो उसमें से रेशे निकल रहे थे, तभी से क्या हुआ, रेशम की खोज हो गई। इसीलिए क्या कहा जाता है, रेशम की देवी किसे माना गया है, चीन की राजकुमारी जिनका नाम सी ची है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेशम के कीड़े का पालन, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, तो आपको क्या बताना है, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम का कीड़ा होता है बाम्बिक्स मोरी, बाम्बिक्स मोरी खाता है मलबरी लीव्स खाता है। इसका जीवन काल होता है 2 मंथ का, 37 डेज टू 45 डेज का होता है। तो सारी चीज़ें लर्न होनी चाहिए आपको भी ऐसे ही। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मापन किसमें होता है, इसका मापन किसमें होता है, तो आपको क्या बताना है, मापन होता है इसका मीटर में। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो आपको बताना है क्योंकि ये क्या है, फिलामेंट रेशा है और जो फिलामेंट रेशे होते हैं उनका मापक किस में होता है, मीटर में होता है। फिलामेंट मतलब क्या होता है, लंबा रेशा, और स्टेपल फाइबर मतलब होता है लघु आकार का रेशा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेशम का मापन किस में होता है तो आपको बताना है मीटर में होता है। अगला पॉइंट है, ये सूचक किसका है, सूचक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये विलासिता को दिखाता है, विलासिता को दिखाता है, मनोहरता को दिखाता है, और क्या है, विशिष्टता को दिखाता है, एवं आराम का सूचक है क्या, और क्या है, आराम भी दिखाता है। अगर इसका सूचक पूछा जाए, जो रेशम है किस किस का सूचक है, तो आपको क्या बताना है, विलासिता का, मनोहरता का, विशिष्टता का और आराम का सूचक है। एक साल में अगर पूछा जाए कि कितनी बार रेशम का उत्पादन किया जा सकता है, अब ऊपर से फिर से देखेंगे, क्या पूछा जा सकता है आपसे, एक साल में रेशम का कितनी बार उत्पादन किया जा सकता है, एक साल में कितनी बार उत्पादन किया जा सकता है रेशम का, तो आपको क्या बताना है, 3 बार रेशम का उत्पादन किया जा सकता है। एक साल में 3 बार रेशम का उत्पादन किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, रेशम में प्रोटीन कितने प्रकार की पाई जाती है, रेशम की प्रोटीन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। रेशम में क्या है, रेशम के प्रोटीन में 4 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं।
ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन, रेशम के प्रोटीन में जो रेशम का प्रोटीन है, रेशम का प्रोटीन कौन सा है, तो आपको बताना है फाइब्रिन प्रोटीन है, उसमें भी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है 4 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, और इसका नाम भी पूछा गया है, करेक्ट निशान लगाने के लिए पूछा गया। तो आपको क्या बताना है, पहला तो है ग्लाइकाल। ये 4 प्रकार के जो फाइब्रिन प्रोटीन में, रेशम के फाइब्रिन प्रोटीन में 4 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उसका नाम नोट कर लीजिए आप लोग। ग्लाइकाल है पहला, ग्लाइकाल। दूसरा पॉइंट है ल्यूसाइन। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, पूरे यूट्यूब पे आप अगर छान मारो ये सारी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आप लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हैं इसको। दूसरा है एलेनाइन, एलेनाइन है। और चौथा जो पॉइंट है ये क्या है, टायरोसिन। क्लियर हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और फाइब्रिन प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 4 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उनके नाम पूछे जाए तो आपको क्या बताना है, ग्लाइकाल, ल्यूसाइन, एलेनाइन और टायरोसिन। ये 4 प्रकार के अमीनो अम्ल हैं जो कि पाए जाते हैं फाइब्रिन नामक प्रोटीन में। और फाइब्रिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है, रेशम में पाया जाता है। सारी चीजें क्लियर। अब हम यहाँ पे देखेंगे कोकून के उत्पादन का क्रम पूछा जाता है आपसे। यहाँ पे पूछा जाता है कीड़े के उत्पादन का क्रम या फिर कोकून के उत्पादन का क्रम, कुछ भी पूछा जा सकता है। कीड़े के उत्पादन का क्रम या फिर कोकून के उत्पादन का क्रम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले सबसे पहले क्या बनता है, एग बनता है। इसको मैं अच्छे से सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट को समझाई हूँ कि कैसे क्या होता है, बट किसमें, टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में जाइए आप, जो पहले वाला वीडियो वहाँ पे आप सिल्क को सर्च करिए और फिर वहाँ पे देखिए मैं एक एक पॉइंट को कैसे समझाई हूँ, बट यहाँ पे नहीं समझाऊंगी। पहला तो है एग है, दूसरा उसके बाद क्या बनता है, लार्वा, उसके बाद क्या आता है, प्यूपा, और लास्ट में क्या बनता है, मोथ, जिसे आप कीड़ा कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म का जो रेशम है वो किस स्टेज में मिलता है, तो आपको क्या बताना है, प्यूपा की स्टेज में सबसे बढ़िया लंबा अच्छा चमकीला रेशम मिलता है। बट जो मोथ का स्टेज है ना, यहाँ पे टूटे हुए रेशम मिलते हैं, जो स्टेपल फाइबर होते हैं रेशम के टूटे हुए होते हैं, वो मिलते हैं मोथ से। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाए सर्वोत्तम किस्म के रेशम का उत्पादन कहाँ से होता है, किस स्टेज में होता है, तो आपको बताना है प्यूपा की स्टेज में होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, यहाँ पे मैं इसको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत ही लंबी क्लास हो जाएगी और आपकी मैराथन की क्लास है। आज के 2 घंटे की क्लास में हमें 3 पॉइंट डिस्कस करना है, सारी चीज़ों को लर्न करना है यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सारी चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि अभी भी कुछ डाउट है आप लोगों का, तो बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अब हम देखेंगे सिल्क के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार का होता है सिल्क। उसके बाद हम देखेंगे इसकी भौतिक संरचना और रासायनिक संरचना, जहाँ से आप लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। भौतिक संरचना को लेकर और रासायनिक संरचना को लेकर आप लोगों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि मैं बता नहीं सकती कि क्या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। तो जो समझ में नहीं आ रहा, बने रहिए कॉपी पेन के साथ, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बढ़िया होगा, आपके लिए बढ़िया होगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा, सारी चीज़ें होंगी। अच्छा चलो यहाँ पे एक बात कर लेते हैं, आप लोग एक टीचर में क्या देखते हो, आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या देखते हो यार। उसकी खूबसूरती को देखा जाता है या फिर उसके पहनावे को क्या जज करते हो आप लोग,
आप लोगों को सिर्फ इतना मतलब होना चाहिए, टीचर कोई भी कैसा भी हो, उसका पहनावा कैसा भी हो, बस आपको नॉलेज से मतलब होनी चाहिए जो वो पढ़ा रहा है या फिर पढ़ा रही है। टीचर हिंदू हो या मुस्लिम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की हो या लड़का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खूबसूरत हो या नहीं हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या पहन रही है वो, क्या पहन रहा है, इससे भी मतलब नहीं। हमें मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है नॉलेज से, कि वो जो पढ़ा रहा है पढ़ा रही है वो हमारे लिए बेटर है, हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, हमें आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, हमारे एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक टीचर में, जो कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। टीचर कभी ये नहीं सोचता कि मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं वो पीछे रह जाएं, ये कभी नहीं सोचता कोई भी टीचर। और वैसे स्टूडेंट को भी सोचना चाहिए, टीचर अच्छा हो, खूबसूरत हो, नहीं हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को बस नॉलेज गेन करना है। आपको कोई भी टीचर पढ़ाए, अच्छा पढ़ा रहा ना, बस यही बहुत अच्छी बात है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। अब हमें टाइप को देखना है, प्रकार को देखना है, सिल्क के प्रकार को देखना है। यहाँ पे क्या चीज़ हमें देखनी है, पहला तो हम देखेंगे स्वनिर्मित रेशा, जिसे रेशम, जिसे हम कहते हैं वाइल्ड सिल्क। वाइल्ड सिल्क कहा जाता है, इसे जंगली रेशम भी कहा जाता है कहीं कहीं। वाइल्ड मतलब क्या होता है, जंगली होता ही है। यहाँ पे स्वनिर्मित है, स्वनिर्मित रेशम, और दूसरा जो है उत्पादित रेशम, इसे क्या कहते हैं, कल्टीवेटेड सिल्क कहा जाता है इसे। रेशम जो है दो प्रकार का होता है, पहला है आपका वाइल्ड सिल्क जिसे स्वनिर्मित रेशम, दूसरा है उत्पादित रेशम जिसे कल्टीवेटेड सिल्क कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें देखना है जो वाइल्ड सिल्क है जिसे स्वनिर्मित रेशम कहा जाता है, ये कितने प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, देख लीजिए कितना अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। पहला है, इसके अंतर्गत आता है मूंगा, और दूसरा है टसर, नाम भी याद कर लीजिएगा, अरंडी है या इरी भी इसे कहते हैं, दो नाम से जानते हैं इसे। ये हो गया। अब हम देखेंगे जो उत्पादित रेशम होता है, कल्टीवेशन जो होता है, कल्टीवेटेड सिल्क जो होता है, इसमें क्या क्या आता है, रील्ड सिल्क आता है जिसे लपेटा रेशम हम कहते हैं। रील्ड सिल्क है जिसे क्या कहते हैं, लपेटा रेशम, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। अगला है आपका स्पन सिल्क, स्पन सिल्क होता है, इसे क्या कहते हैं, कटा हुआ रेशम। यही जो कटा हुआ रेशम है ना, यही मोथ के स्टेज से प्राप्त होता है, और जो लपेटा रेशम है ये किस स्टेज में प्राप्त होता है, प्यूपा की स्टेज से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें भी आपको याद करना है। तो अब हम देखेंगे एक एक पॉइंट फिर से एक बार देख लेते हैं। टाइप ऑफ रेशम, टाइप ऑफ सिल्क को हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रकार का है, वाइल्ड सिल्क स्वनिर्मित, कल्टीवेटेड सिल्क उत्पादित रेशम। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वाइल्ड सिल्क है, इसमें क्या क्या आता है, मूंगा, टसर, अरंडी जिसे इरी कहा जाता है। अगला है कल्टीवेटेड सिल्क में आता है रील्ड सिल्क और स्पन सिल्क। रील्ड सिल्क होता है लपेटा रेशम, ये बहुत लंबा होता है, और जो होता है स्पन मतलब कटा हुआ। अगर आपसे पूछा जाए रील्ड सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है प्यूपा की स्टेज से। अगर आपसे पूछा जाए जो स्पन सिल्क है कहाँ से मिलता है, तो आपको मोथ की स्टेज से मिलता है ना। मोथ आप लोगों ने देखा है कैसे होता है, एक बार लाओ समझा देती हूँ, आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और जाएगा। क्या होता है, आपने देखा है ना, जो रेशम के कीड़े होते हैं इस टाइप के होते हैं, और इसमें से क्या होता है, एक तरफ से इनके जो छिद्र होते हैं, 2 छिद्र होते हैं नाक में। आप लोगों ने मटर का कीड़ा देखा है ना, ग्रीन कलर का होता है, कैसे ऐसे बना रहता है। आप चने के पौधे का कीड़ा देखें, चने का जो हरा चना आता है उसका कीड़ा आप देखे हैं, इस टाइप का होता है ना। तो ऐसे ही कीड़ा होता है सेम किसका, तो आपको बताना है जो सिल्क का कीड़ा होता है ऐसे ही होता है। उसके यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं, एक साइड से निकलता रहता है गोंद, और एक साइड से निकलता रहता है आपका यहाँ पे प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन और सेरेसिन गोंद। जब ये दोनों निकलता है ना, तो इसी को क्या करते हैं, ये लपेटते जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आती है प्यूपा के स्टेज में ये पूरा ढक जाता है। तो इसी स्टेज में, प्यूपा के स्टेज में क्या करते हैं, इसको निकाल कर यहाँ से गर्म पानी में डाल देते हैं, और उसके जो गोंद रहते हैं सारा धुल लेते हैं, रेशम को निकाल लेते हैं। बट क्या होता है, सारे रेशम को ऐसे नहीं निकालते, क्योंकि इनको फिर से उत्पादन करना है ना, तो कुछ को छोड़ देते हैं जो है मोथ की स्टेज में जाने के लिए। मोथ की स्टेज में जब ये चले
जाते हैं तो कीड़ा जो होता है इसके अंदर है, कीड़ा जो होता है इसको तोड़ के बाहर निकल जाता है, क्योंकि इनको उत्पादन करना है तो कुछ कीड़ों को बचा कर रखना है। तो ये जो है ना प्यूपा जो है ना बीज से टूट जाता है, और जब टूट जाता है प्यूपा, जब कीड़ा बाहर निकलता है तोड़ के रेशम को, तो प्यूपा जब टूट जाता है कीड़ा बाहर निकल जाता है, और वही टूटा हुआ जो प्यूपा होता है, प्यूपा नहीं कह सकते हैं, मोथ का स्टेज होता है, मोथ के स्टेज में जो प्यूपा होता है वो टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से स्पन धागे निकलते हैं। आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये टूटा रहता है और टूटा रहता है, छोटे छोटे धागे निकलेंगे ही सही यहाँ से। आज समझ आ गया होगा आप लोगों को, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें बात करना है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखना है, तो देख लेते हैं। जो मूंगा होता है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको बताना है ये ओक की पत्तियों को खाते हैं। मूंगा जो होता है ये क्या खाता है, ओक की पत्ती को खाता है। यहीं पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। इसमें क्या पाया जाता है, टैनिन, टैनिन रहता है, और टैनिन के कारण ही रंग बदलता रहता है, येलो को लेते हुए ब्राउन का होता है। अगर आपसे पूछा जाए मूंगा कैसा होता है, तो येलो ब्राउन होता है। ये कैसा होता है, येलो ब्राउन होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें टैनिन रहता है। और क्या होता है, उत्तम प्रकार के वस्त्र नहीं बनाए जाते इससे, उत्तम प्रकार के वस्त्र नहीं बनते हैं, मिश्रित वस्त्रों को बनाते हैं। इससे कैसे वस्त्र बनते हैं, मिश्रित वस्त्र बनते हैं। जैसे आपने कॉटन के साथ सिल्क को ऐड करके वस्त्र बना दिया है, तो इससे ये इस प्रकार के वस्त्र बनते हैं। एक बार मैं देख लेती हूँ कि सारी चीज़ आपको क्लियर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं। हाँ जी, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। अभी मैं एक बार फिर से समझा दूंगी इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टसर होता है ये कहाँ से मिलता है, तो आपको बताना है ये बबूल के पेड़ से मिलता है, और इसमें भी टैनिन रहता है। टैनिन क्या है, एक तरह की गोंद होती है, और इसका जो रेशम होता है वो कैसा होता है, भूरे कलर का रेशम होता है। जो अरंडी है ये कहाँ से मिलता है, आपको अरंडी के पेड़ से मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुलायम रेशम मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सफ़ेद या पीले रंग का रेशम मिलता है, सफ़ेद या फिर सफ़ेद रंग का या फिर पीले रंग का रेशम मिलता है। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। जो है वाइल्ड सिल्क, जो स्वनिर्मित रेशा होता है, इसको अपने आप से ही ये पैदा होते हैं और अपने आप से ही सारी चीज़ें होती हैं। इसमें देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ भी देखा नहीं जाता है। ये क्या होते हैं, जंगल में अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो इसको देखना है। इसमें 3 प्रकार का होता है, मूंगा है पहला, टसर है और अरंडी। मूंगा कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको बताना है ओक के वृक्ष पे। टैनिन होते हैं इसमें, और टैनिन के कारण ही जो इसका रेशम होता है वो किस कलर का होता है, पीला, पीले को लेते हुए ब्राउन कलर का होता है। ये येलो ब्राउन होता है। अगला क्या है, इसमें उत्तम किस्म के वस्त्र नहीं बनाए जा सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रेशम से उत्तम किसके वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, तो आपको क्या बताना है, मूंगा से। और इसमें क्या होता है, इससे मिश्रित वस्त्र बनाए जाते हैं। मिश्रित मीन्स क्या होता है, मूंगे से मिश्रित वस्त्र बनाए जा सकते हैं। और मिश्रित से मतलब होता है कॉटन प्लस सिल्क, कॉटन सिल्क को मिलाकर जो वस्त्र बनाते हैं वैसा वस्त्र कहाँ से बन सकता है, तो आपको बताना है मूंगे से बन सकता है। अगला जो है टसर, टसर कहाँ से मिलता है, बबूल से। बबूल में भी टैनिन पाया जाता है। टैनिन एक तरह का गोंद होता है जो कि एक कलर पर इफेक्ट डालता है रेशम के। तो अगला है, इसमें कौन से कलर का रेशम मिलता है, तो आपको बताना है भूरे कलर का, टसर से भूरे कलर का मिलता है। अगला है अरंडी या इरी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, अरंडी के पेड़ों से ये मिलता है। इसमें मुलायम रेशे होते हैं, बट इसके जो रेशे होते हैं सफ़ेद और पीले दोनों कलर के होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, रील्ड सिल्क और स्पन सिल्क में क्या अंतर होता है। रील्ड सिल्क जो है, एक बार यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, आप लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक साइड हम लिख लेते हैं रील्ड रेशा और एक साइड लिख देती हूँ स्पन। आर और एस से आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सा रील्ड है कौन सा स्पन है। मतलब ये लपेटा रेशा है और ये क्या है, कटा हुआ। रील्ड रेशम और क्या है, स्पन रेशम। इसमें क्या होता है, ये प्यूपा की स्टेज से प्राप्त होता है। मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, जो लपेटा रेशम होता है, जो रील्ड रेशम होता है वो कौन सी स्टेज में मिलता है, तो आपको बताना है प्यूपा के स्टेज से। और अगर कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि सर्वोत्तम किस्म का रेशम किस स्टेज से मिलता है, तब भी आपको बताना है प्यूपा की स्टेज से मिलता है। और इसमें क्या होती है, चमक अच्छी होती है। इसमें सारी चीजें सर्वोत्तम किस्म की होती है, लंबाई भी बहुत अच्छी होती है। और क्या होता है, सघनता, सब कुछ इसमें क्या होता है, सघनता, सघनता, सारी चीजें इसमें क्या होती है, उच्च कोटि की होती हैं। और इसमें क्या होता है, तनाव का स्मर्थ होता है।
तनाव का सामर्थ्य होता है और क्या होता है, प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता, तनाव मतलब इलास्टिसिटी और प्रतिस्कंदता, सारी चीज़ों में इसमें इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, जो फैलता भी है, सिकुड़ता, मतलब अगर उसको दबाओ तो सिकुड़ता भी। अभी हम देखेंगे प्रतिस्कंदता, तनाव और प्रतिस्कंदता क्या होता है और इसका रंग कैसा होता है। रंग होता है इसका सफ़ेद और क्रीम, सफ़ेद क्रीम कलर का होता है ये। अगला है, अगर इसकी लंबाई पूछी जाए आपसे, रील्ड सिल्क की लंबाई पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, 300 से लेकर 18,000 मीटर की होती है। कितना लंबा होता है आप लोग देख लीजिए, 1800 मीटर की होती है ये, 1800 मीटर की होती है, फिलामेंट रेशम है। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं रील्ड जो स्पंज सिल्क है उसका। पहले एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। जो रील्ड सिल्क है वो कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, प्यूपा की स्टेज से। इसमें चमक, लंबाई, सघनता सारी चीज़ें उच्च क्वालिटी की होती हैं। तनाव की सामर्थ्य होता है, प्रतिस्कंदता होता है, रंग कैसा होता है, सफ़ेद और क्रीम कलर का हो सकता है ये। इसकी लंबाई अगर आपसे पूछे जाए तो कितना बताना है, 300 से लेकर 1800 मीटर की होती है और इसका मात्रक क्या होता है तो आपको बताना है मीटर में होता है। अगला पॉइंट जो है स्पंज सिल्क होता है, इसमें क्या होता है, कटा रेशम मोथ की स्टेज से मिलता है। ये मोथ की स्टेज से, मोथ मतलब क्या होता है, कीड़े की स्टेज से मिलता है। अगला पॉइंट देखना है, इसमें सारी गुणवत्ता जो होती है, जो चमक है, लंबाई है, सघनता है, वो किससे कम होती है, तो स्पन में लपेटे वाले से क्या होती है, कम होती है। इसमें चमक, लंबाई, सारी चीज़ें, चमक प्लस लंबाई प्लस सघनता क्या होगा, आपको लपेटे रेशम से कम होगा, कम होगा। इसमें अगला पॉइंट देखना है आप में, इसमें ऐंठन देना पड़ता है, ऐंठन देना पड़ता है। ऐंठन क्यों देना पड़ता है, रीजन क्या है, क्योंकि ये जो है लंबा रेशा नहीं होता है, रेशे को आपस में जोड़ने के लिए ऐंठन देना पड़ता है, क्योंकि ये क्या होता है, लंबा रेशम नहीं होता है, इसीलिए इसमें जोड़ने के लिए क्या देना पड़ता है, ऐंठन देना पड़ता है। और कटा जो रेशम होता है, इसका कलर अगर आपसे पूछा जाए, रंग कैसा होता है, तो पीले से भूरा होता है, पीले को लेते हुए क्या होता है, भूरा होता है। सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग यहाँ तक कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें कहाँ से क्या करें। हम भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता देख लेते हैं। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं इसको लेकर, तो आज सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। विशेषता देख लेते हैं। विशेषता देखने के बाद हम देखेंगे प्रोसेस को। पहले हम देखेंगे भौतिक विशेषता, और एक साइड में यहां पे लिख देती हूँ रासायनिक विशेषता। एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग। अब हम देखेंगे भौतिक और रासायनिक विशेषता को। रासायनिक विशेषता को देखना, पहले हम देख लेते हैं भौतिक विशेषता, उसके बाद देखेंगे रासायनिक विशेषता। भौतिक में क्या देखना है, पहले इसका संगठन देखेंगे। संगठन में क्या आता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर ये बना है। किससे बना है, संगठन किसका है, इसका कार्बन प्लस हाइड्रोजन। अगर आपसे संगठन पूछा जाता है तो संगठन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन क्यों है, इसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन क्यों है? तो आपको पता है ना, जहाँ पे प्रोटीन होगा वहाँ पे नाइट्रोजन जरूर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन है। तो इसका अगर आपसे संगठन पूछा जाए, इसमें बताना है आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है। प्रोटीन क्या होता है, जो फाइब्रिन प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन रहता है, इसीलिए इसमें नाइट्रोजन लिखा गया है। और क्या देखना है हमें, इसमें होता है प्रतिस्कंदता का गुण, प्रतिस्कंदता का गुण होता है। अगला है प्रत्यस्थता का गुण होता है। प्रत्यस्थता का गुण होता है तनाव का सामर्थ्य होता है, इसमें तनाव को ये सह लेता है। अगला पॉइंट देखना है, ताप का कुचालक होता है। ताप के कुचालक से क्या मतलब है, आप इसे जो रेशम जो सिल्क का कपड़ा होता है ना, आप उसे गर्मी में नहीं पहन सकते हो, गर्मी में पहनोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अभी हम भौतिक विशेषता को ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे पॉइंट देखने हैं और सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या बताना है, अगर आपसे रेशम का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए रेशम फाइबर को लेकर कि क्या हम रेशम का जो वस्त्र है उसे हम पहन सकते हैं गर्मी में, तो आपको बताना है नहीं। क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सिल्क होता है वो ताप का कुचालक होता है, इसलिए हम इसे गर्मी में नहीं पहन सकते। अगर आप पहनोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी आपको। अब क्या है, इसमें चमक ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है चमक ज़्यादा होती है। अगला जो पॉइंट देखना है आपको, संरचना दोहरी रेशे की होती है। अगर इसकी संरचना पूछी जाए तो आपसे, तो क्या बताना है, संरचना दोहरी रेशे की संरचना है इसकी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, संरचना को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। दोहरी संरचना में क्या होता है, सिरेसिन होता है ना, सिरेसिन गोंद है और इसके साथ ही क्या मिला हुआ है, तो आपको बताना है फाइब्रिन गोंद मिला हुआ है। यही दोनों मिलकर तो क्या बनते हैं, धागे बन जाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, दोहरी संरचना है, सिरेसिन और फाइब्रिन की होती है। इसकी धुलाई सफाई में सतर्कता रखनी पड़ती है। धुलाई में और क्या है, सफाई में क्या होता है, सतर्कता रखनी पड़ती है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। रगड़ एवं घर्षण का प्रभाव भी बुरा पड़ता है इसमें, रगड़ और घर्षण का प्रभाव बुरा पड़ता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, रगड़ और घर्षण का प्रभाव कैसा पड़ता है। और धूप का प्रभाव भी इस पे क्या होता है, हानिकारक होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। और इसकी गंध पूछी गई है, गंध को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी गंध कैसी आती है। तो आपको बताना है बाल जलने जैसा गंध आता है। सारी चीज़ें क्लियर हो रही है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी। जितने पॉइंट मैं बताई हूँ सारे पॉइंट को आपको लर्न करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भौतिक विशेषता अभी हम देख रहे हैं सिल्क फाइबर की। पहले क्या बताना है, इसका संगठन देख लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये प्रोटीन इसमें पाया जाता है, फाइब्रिन प्रोटीन। और प्रोटीन जहाँ पर होता है वहाँ पे नाइट्रोजन जरूर होगा, इसलिए इसमें नाइट्रोजन ऐड है। और क्या होता है, प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, प्रत्यस्थता का गुण पाया जाता है। इसमें प्रतिस्कंदता क्या होती है, प्रतिस्कंदता होती है जैसे आप कोई चीज़ ले रहे हो, दबा रहे हो, दबाने के बाद वो फूल जाती है, वही प्रतिस्कंदता है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी, रेसिलेंसी ना, रेसिलेंसी और इलास्टिसिटी दो होते हैं इसमें। और दोनों क्या होते हैं, जो इलास्टिसिटी होती है, अगर आप कुछ खींच रहे हैं, खींचते हैं, जैसे खींचने का गुण होता है ना, खींचते हैं हम उसको, खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो सिकुड़ जाता है। यही क्या होता है रेशम में, ये दोनों इलास्टिसिटी और रेसिलेंसी क्या होता है। रेसिलेंसी जैसे हम दबा रहे हैं, दबाने के बाद जब हम छोड़ेंगे फिर वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगी, यही होती है रेसिलेंसी और इलास्टिसिटी। सारी चीज़ें हुई, यही है प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता। तनाव का सामर्थ्य होता है, मतलब ये तनाव को सह लेता है। अगला है ताप का कुचालक होता है, इसलिए हम इसको गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। अगर पूछा जाए कि जो सिल्क है वो जलने पर किस तरह का गंध छोड़ता है, तो बाल के जलने जैसा, क्योंकि बाल में भी प्रोटीन है और इसमें भी प्रोटीन है। अगला क्या है, चमक ज़्यादा होती है। इसकी संरचना कैसी है, दोहरी संरचना। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सेरेसिन और फाइब्रिन दोनों मिलकर इसके जो रेशे हैं उसका निर्माण हो रहा है, इसलिए धुलाई सफाई में सतर्कता बरतनी पड़ती है। रगड़ घर्षण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रगड़ घर्षण से क्या मतलब है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर घुटने पर रगड़ पड़ता है ना, और यहाँ पर कंधे के साइड पर, यहाँ से हाथ हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर मतलब इस घुटने के साइड पर रगड़ पड़ता है ना। अभी आप फुल आस्तीन का कपड़ा वस्त्र पहनिए और देखिए यहाँ पे घुटने पे आपके रगड़ पड़ता है, तो इसका क्या है, बुरा प्रभाव पड़ता है। धूप पर भी हानिकारक प्रभाव। अगर आप जो सिल्क का वस्त्र है उसे धूप में डाल देते हैं तो उस पर भी खराब मतलब हानिकारक इफेक्ट डालता है। सारी चीज़ें क्लियर। अब
यहाँ से ये मत बोलना कि भौतिक संरचना नहीं मिल रही है या फिर रासायनिक। अब हम रासायनिक इसके गुण देख लेते हैं, रासायनिक विशेषता को देख लेते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा सारे लोगों का। रासायनिक विशेषता पे आ जाइए। रासायनिक विशेषता क्या है? अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है। जितने भी प्रोटीन फाइबर है ना उन पे अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। प्रोटीन फाइबर मीन्स आपका प्रोटीन फाइबर दो ही है, एक तो आपका सिल्क है, दूसरा आपका ऊल है, तो इस पे दोनों पे क्या होगा? अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ेगा। प्रोटीन फाइबर में क्या होता है? अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है, मतलब हानिकारक नहीं होता है। ये पॉइंट आप रट लीजिएगा। अम्ल किस पर अच्छा होता है तो आपको बताना है प्रोटीन फाइबर पर, और क्षार किस पर अच्छा होता है तो आपको बताना है किस पर अच्छा होता है? क्षार सेलुलोजिक फाइबर पर। सेलुलोजिक फाइबर पर अम्ल का इफेक्ट बहुत खराब पड़ता है, और जो है ये जो प्रोटीन फाइबर है इस पे किसका प्रभाव बुरा पड़ता है तो आपको बताना है क्षार का। और इस पर मतलब इसको अपोजिट कर दीजिए आप, अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता है और क्षार का प्रभाव यहाँ पे बुरा पड़ता है। क्षार का प्रभाव कैसा होता है? क्षार का प्रभाव हानिकारक होता है। अब क्यों होता है हानिकारक, क्या रीजन है अच्छा और हानिकारक होने की, इसको मैं नहीं बताऊंगी इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं ना, तो मतलब बहुत लंबा हो जाएगा इसको बताने चलेंगे। तो रंगाई क्या होता है इसका? रंग पक्का चढ़ता है इस पे। रंग कैसा चढ़ रहा है तो आपको बताना है पक्का रंग चढ़ता है इस पे, इसको दोबारा से पक्का नहीं करना पड़ता है। ब्लीचिंग किया जाता है इस पे, क्या होता है? ब्लीचिंग किया जाता है। और कौन सा ब्लीच किया जाता है इस पे? हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग उत्तम रहता है। हाइड्रोजन पराऑक्साइड पराऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। रासायनिक विशेषता में देखना है अम्ल का अच्छा प्रभाव, क्षार का हानिकारक, रंग पक्का होता है, ब्लीचिंग किया जाता है। और ब्लीचिंग में भी कौन से ब्लीच का प्रयोग? हाइड्रोजन पराऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है इसमें। पसीने का प्रभाव आपसे पूछा जाए तो क्या बताना है? पसीने का प्रभाव भी हानिकारक होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है इस पे। और क्या देखना है इसमें? इसमें रेशे कमजोर और पीले हो जाते हैं ना, अगर जो आपका पसीना होता है उससे इसके रेशे क्या हो जाते हैं? कमजोर होकर खराब हो जाते हैं। ये है इसकी रासायनिक विशेषता। अम्ल, क्षार, रंग, ब्लीचिंग और पसीना, ये सारी चीजें आपको देखने रहते हैं किसमें तो आपको बताना है, ये सारी चीजें देखना है आपको रासायनिक में, केमिकल में। ये हुआ अब आपका जो रेशम फाइबर है यहाँ पे हुआ कंप्लीट। अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है कपास। सॉरी, अभी एक पॉइंट और यहाँ पे देखना है, इसका प्रोसेस देखना है जो कि मेन है। प्रोसेस हम देख लेंगे, उसके बाद हम किस पे आएंगे? कपास पे आएंगे। तो आ जाते हैं, प्रोसेस को देख लेते हैं। अब हमें देखना है रेशम का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस में हम देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी। पहला होता है इसमें सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के बाद आपको देखना है, अभी मैं पहले यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लिख लेती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है और इसमें किया क्या जाता है। उसके बाद है सॉफ्टिंग, सॉफ्टिंग ऑफ सेरेसिन। सॉफ्टिंग ऑफ सेरेसिन के बाद हम देखेंगे ब्रशिंग। उसके बाद है आपका रीलिंग। उसके बाद है थ्रोइंग, स्पिनिंग, डीगमिंग, ब्लीचिंग। उसके बाद है डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग और लास्ट में है वेटिंग।
ये सारे पॉइंट हैं, क्या है ये तो आपको बताना है, ये है प्रोसेस। अब एक एक चीज देखेंगे हम, इसमें होता क्या, पहला तो है सॉर्टिंग है, दूसरा है सॉफ्टिंग ऑफ सेरेसिन, ब्रशिंग, रीलिंग, थ्रोइंग, स्पिनिंग, डीगमिंग, उसके बाद है आपका ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग और वेटिंग। वेटिंग प्रोसेस। अब इसमें हमें क्या देखना है, जो सॉर्टिंग होता है इसमें क्या होता है, सॉर्टिंग मतलब होता है छटाई। छटाई में क्या किया जाता है, जो रेशे होते हैं उनकी लंबाई के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, चमक के आधार पर इनकी छटाई की जाती है। तो सॉर्टिंग में आपको बताना है छटाई की जाती है। उसके बाद हमें बताना है सॉफ्टिंग ऑफ सेरेसिन, मतलब क्या होता है, कोकून का जो गोंद होता है उसको छुड़ाया जाता है। कैसे छुड़ाया जाता है, गर्म पानी में डालकर। तो सॉफ्टिंग ऑफ सेरेसिन, सेरेसिन क्या होता है, गोंद होता है, सेरेसिन को सॉफ्ट करना। सॉफ्ट कैसे किया जाता है, गर्म पानी में डालकर गोंद को इसमें छुड़ाया जाता है। गोंद को क्या किया जाता है, छुड़ाया जाता है। अगला है ब्रशिंग। ब्रशिंग मींस क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है ना। ब्रश को क्या किया जाता है, जैसे कोकून है, कोकून को लेकर हल्के हाथ से उस पर ब्रश करते हैं ताकि क्या हो जाए, जो गोंद है वो जो लगा है वो छूट जाए। रीलिंग मतलब क्या किया जाता है, रीलिंग मतलब होता है लपेटना। जो रेशे हैं उसको क्या करते हैं, इसमें लपेटते हैं। थ्रोइंग मतलब क्या होता है, हल्की सी ऐंठन देना, हल्की ऐंठन देते हैं, इसमें हल्की सी ऐंठन दे देते हैं। उसके बाद होता है स्पिनिंग, मतलब क्या होता है, धागा बनाना होता है। और उसके बाद आता है आपका डीगमिंग, मतलब क्या होता है, बचा खुचा गोंद भी यहाँ पे छुड़ा दिया जाता है। जो बचा खुचा गोंद है आपका वो भी छुड़ाने का काम इसमें किया जाता है। ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग मतलब क्या होता है, इसमें ब्लीच किया जाता है। उसके बाद डाइंग मतलब क्या होता है, रंगाई की जाती है। प्रिंटिंग मतलब क्या होता है, छपाई की जाती है। फिनिशिंग क्या होता है, फिनिशिंग लाया जाता है। इसमें लोहा क्या किया जाता है, फिनिशिंग लाया जाता है, मतलब सारी चीज़ों को एकदम फ्रेश किया जाता है, उसमें फिनिशिंग, चमक, सारी चीज़ें लाई जाती हैं। ये परिचर्या है। उसके बाद क्या किया जाता है, वेटिंग प्रोसेस किया जाता है। वेटिंग मतलब क्या होता है, जब इसमें क्या करते हैं, जब ब्लीचिंग करते हैं, इसके जो सिल्क फाइबर है जब उस पर ब्लीचिंग किया जाता है तो उसका जो वजन है वो घट जाता है। तो वजन को बढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, वजन को बढ़ाने के लिए कौन सी फिनिशिंग की जाती है, कौन सी परिचर्या दी जाती है, तो आपको क्या बताना है, वेटिंग। यही होता है वेटिंग, ये फिनिशिंग इसी का नाम है। जो फिनिशिंग है ना, ये वेटिंग जो फिनिशिंग है इसी का नाम है। कौन सी फिनिशिंग दी जाती है, तो आपको बताना है वेटिंग फिनिशिंग दी जाती है। और वेटिंग में होता क्या है, तो वजन को बढ़ाया जाता है। इसका वजन कहाँ पे घटता है, जब सिल्क के फाइबर पर क्या किया जाता है, ब्लीच किया जाता है तो उसका वजन कम हो जाता है। वजन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, कौन सा फिनिश किया जाता है, फिनिशिंग की जाती है। तो आपको बताना है वेटिंग किया जाता है। और वेटिंग में क्या किया जाता है, लोहे का, एल्युमिनियम का, सारी चीज़ों का चूर्ण में जो धागा है ना उसको डुबा दिया जाता है, जिससे उसका वेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये क्या है, ये है आपका प्रोसेस। और प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीक्वेंस में लगाने के लिए या एक एक पॉइंट को पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया गया कि सॉर्टिंग क्या होता है, तो आप बताओगे, जब पता नहीं रहेगा तो कहाँ से बताओगे, कुछ भी करेक्ट लगा के आ जाओगे। तो सॉर्टिंग क्या है, लंबाई के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर छटाई करना। सॉफ्टिंग सेरेसिन मतलब सेरेसिन गोंद को सॉफ्ट करना, गर्म पानी में डालकर। ब्रशिंग ब्रश करना। रीलिंग धागे को लपेटना। थ्रोइंग हल्की ऐंठन देना। स्पिनिंग कताई करना या धागे को निकालना। डिगमिंग गोंद जो भी है, डिगमिंग मतलब क्या होता है, जो भी अशुद्धियाँ बची खुची रह गई हैं उसको निकाल देना। ब्लीचिंग करना। उसके बाद डाइंग रंगाई करना। प्रिंटिंग छपाई करना। फिनिशिंग कौन सी दी जाती है, वेटिंग प्रोसेस जो वेटिंग है वो इसकी फिनिशिंग है। और उसमें क्या जाता है, वजन बढ़ाया जाता है। वजन कैसे बढ़ाया जाता है, लोहे एल्युमिनियम के चूर्ण में डुबोकर। आयोग की सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, हो गई क्लियर ना। अब जिसको पानी वानी पीना है पी लो जाके। अगली जो बात करनी है ये है, अब कपास के बारे में हम देखेंगे। जिसको भी भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो खाना लेके बैठ जाओ। आप लोग जो भी खाना है, खाने का आइटम आप ले लो, पानी साथ में लेके पानी की बोतल, बैठ जाओ। अब स्टार्ट करते हैं। हम क्या देखना है, कपास। कपास के बाद हमें देखना है लीलन। ओके, अभी आपको 2 पॉइंट पढ़ना है तो आप समझ सकते हैं 2 पॉइंट पढ़ने में कितना टाइम लग सकता है। सो कोई बात नहीं। अब हम देखेंगे कपास को। आप लोगों का एग्जाम बढ़िया हो जाए और क्या चाहिए, है ना। कपास में क्या होता है, जो कपास है, पहले हम ये देखेंगे कि कहाँ का है ये कपास, कहाँ से मिलता है। तो आपको बताना है जो कपास है ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। और प्राकृतिक जगत में भी कहाँ से है, तो आपको बताना है वनस्पति का है ये,
वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला, और वनस्पतिक में भी कहाँ से है, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। क्लियर हो गई। और जो वनस्पतिक रेशा है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सेलुलोजिक रेशा भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होती है। पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कपास है कहाँ का रेशा है, तो आपको बताना है प्राकृतिक जगत का। प्राकृतिक जगत में भी कहाँ से, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला, और जो चीज़ वनस्पति से प्राप्त होती है उसे हम सेलुलोजिक फाइबर कहते हैं। इसमें सेलुलोज की मात्रा 99% होती है। और क्या होता है इसमें, और वनस्पति में भी कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, बीज से। जब मैं फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी आप लोगों को, तो वहाँ पे मैंने बताया था ना, बीज से, पत्ती से, तने से प्राप्त होने वाले रेशे। तो ये जो वनस्पति रेशा इसे 3 पार्ट में बांटा गया, बीज से, तने से और पत्तियों से प्राप्त होने वाले रेशे। तो जो आपका जो कपास है ये बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। कपास और कापुक 2 ही ऐसे रेशे हैं जो कि बीज से प्राप्त होते हैं। और जो कापुक है उसका वस्त्र नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, ये रीजन है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐठन नहीं पाया जाता है। और जो कपास है इससे वस्त्र बनते हैं, और बहुत ही अच्छे वस्त्र बनते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो कपास का रेशा है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, अदर नेम से जाना जाता है। पहला पॉइंट तो है, ये जाना जाता है सार्वभौमिक रेशा। सार्वभौमिक रेशा करके आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, कपास को बताना है। कपड़ों का राजा कपास को बताना है। कपड़ों की रानी किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। ह्यूमन फ्रेंडली इसे कहते हैं। मानव मित्रता वाला रेशा कौन सा है, तो आपको बताना है कपास है। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कपास को कहते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कुछ भी करके पूछा जाए तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, सारी चीज़ें क्लियर है। सार्वभौमिक रेशा, कपड़ों का राजा, मानव मित्रता, या फिर ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर, ऐसा फाइबर जो कि मानव से मित्रता कर ले तो कौन सा है, कपास है। व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, कपास को कहते हैं। अब जो कपास शब्द है, बात ये होती है कि कपास शब्द आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो कपास है ना, जो कपास है ये आपका, ये कहाँ का शब्द है, तो आपको बताना है ये अरेबिक भाषा का शब्द, अरेबिक भाषा का जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है क्यूटन। अरेबिक भाषा का क्यूटन से लिया गया। कपास क्या है, तो आपको बताना है जो कपास है ना, ये अरेबिक भाषा का शब्द क्यूटन से लिया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, कपास कहते हैं। सारी चीजें क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो कपास है ये कौन सा शब्द है, तो आपको बताना है अरेबिक शब्द क्यूटन से लिया गया है। ये सारी चीजें क्लियर। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें अगला पॉइंट देखेंगे। अब आपको बताना है जन्मदाता देश कौन सा है, कपास का जन्म कहाँ पे हुआ, तो आपको बताना है भारत। जैसे आपने देखा ना, जो आपने सिल्क के बारे में देखा, तो सिल्क का जन्म कहाँ पे हुआ, चीन में हुआ। चीन में किसने किया, सीलिंग चीन है, जो कि चीन की राजकुमारी है। बट जो अब हम देख रहे हैं कपास का जन्मदाता क्या है, भारत है। और उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है, अगर उत्पादन में प्रथम स्थान पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, अमेरिका उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और द्वितीय स्थान पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, भारत द्वितीय स्थान पे है। और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ की कपास सबसे अच्छी होती है किस्म की, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की कपास की किस्म सबसे सर्वोत्तम होती है, तो आपको क्या बताना है, जो मिस्र का कपास है, मिस्र का कपास सबसे अच्छा माना जाता है। जो मिस्र का कपास है ना, ये सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। तो आपको एक पॉइंट यहाँ से मिल गया कि कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए, तो आपको बताना है उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और ये है कहाँ की उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो आपको बताना है मिस्र की। इसीलिए जो मिस्र का कपास है वो गुणवत्ता में सबसे ऊपर है, हाईएस्ट लेवल पर है। और कपास के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। और इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए, तो आपको क्या बताना है, मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिट्टी काली मिट्टी चाहिए इसके लिए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। जन्म भारत में, उत्पादन में प्रथम स्थान अमेरिका, द्वितीय स्थान पर भारत है। मिस्र की जो कपास होती है वो क्या होती है, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए, उष्णकटिबंधीय। और मिट्टी कैसी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए।
अब हम देखेंगे इसका प्रोसेस। पहले हम क्या देख लेते हैं, इसका प्रोसेस देख लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट को देखेंगे। क्योंकि जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस में पहले इसमें देखना है आपको हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद गिनिंग, उसके बाद है शॉर्टनिंग, उसके बाद देखना है आपको वेलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कॉर्डिंग, पहले हम इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कपास के। तो पहला इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग। एक बार मैं पढ़ देती हूँ फिर से, तब एक बार हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। पहला है हार्वेस्टिंग, दूसरा है गिनिंग, शॉर्टनिंग है, वेलिंग है, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग है, कॉर्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइविंग, रोविंग, सिल्वरिंग, स्पिनिंग, वेविंग, फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। ये सारे क्या है, ये है इसका प्रोसेस। अब हम प्रोसेस में देखेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। पहला क्या है, हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कोई को एकत्र करना। आपने देखा है ना कपास के कोई कैसे होते हैं, इस टाइप के होते हैं। तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। और किसे एकत्रित करना, कोई को। मैं लिख नहीं रही हूँ बट बोल रही हूँ, जिसको भी आप नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। जो है आपका हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कोई को एकत्र करना। गिनिंग मतलब क्या होता है, बिनौले को निकालना। गिनिंग मतलब क्या होता है, बिनौलों को निकालना। और हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कोई को एकत्र करना। शॉर्टनिंग मतलब क्या होता है, छटाई करना। शॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छटाई करना। छटाई कैसे की जाती है, गुणवत्ता के आधार पर, लंबाई के आधार पर, रेशो के आधार पर, उसके गुण के आधार पर इसको क्या किया जाता है। शॉर्टिंग मतलब क्या होता है, छटाई करना होता है। वेलिंग मतलब क्या होता है, वेलिंग का मतलब क्या होता है, गांठे लगाना। जब आप छटाई कर लेते हो गुणवत्ता के आधार पर, तब उसमें जो रेशे निकलते हैं ना, उसकी क्या की जाती है, वेलिंग की जाती है। गांठों को लगाकर रख दिया जाता है। आपने देखा होगा ना, गट्ठर बना बना के रखा जाता है ना, पोनी बना बना के रखी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी गट्ठर, तो वही क्या है, वेलिंग है, गट्ठर बनाकर रखा जाता है। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग क्या होता है, जो गट्ठर बंधा हुआ है, जो ब्लेंडिंग हुई है, उसकी क्या करते हैं, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग करते हैं। मतलब उस गट्ठर को खोलकर उसको एक में मिलाने का काम किया जाता है। और ये काम कहाँ पे किया जाता है, तो आपको बताना है, कारखाने वगैरह में ये काम किया जाता है। अगला क्या है, कॉर्डिंग है। कॉर्डिंग मतलब क्या होती है, धुनाई की जाती है, धुनाई की जाती है। कॉर्डिंग मतलब क्या होता है, धुनाई। और धुनाई क्यों की जाती है, ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ रही हैं, छोटे छोटे अशुद्धियाँ रह जाती है, धूल मिट्टी रह जाती है, तो उसको भी निकालने का काम किया जाता है कॉर्डिंग में। कॉम्बिंग में क्या किया जाता है, कॉम्बिंग मतलब मतलब क्या होता है, कंघी करना। तो इसमें क्या किया जाता है, ब्रश करने का काम किया जाता है, सुलझाने का काम किया जाता है, कंघी काम किया जाता है कॉम्बिंग में। कॉम्बिंग मतलब क्या होता है, रेशों को सुलझाया जाता है। उसके बाद है ड्राइंग मतलब क्या होता है, ड्रॉविंग मतलब क्या होता है, खींचना, उसकी खिंचाई की जाती है। रोविंग मतलब क्या होता है, घुमाव देना, उसमें घुमाव दिया जाता है। सिल्वरिंग मतलब क्या होता है, पोनी बनाना, पोनी बनाई जाती है। सिल्वरिंग मतलब पोनी बनाना। स्पिनिंग मतलब क्या होता है, कताई करना। वीविंग मतलब क्या होता है, ताने और बाने के फॉर्म में करघे पर चढ़ाना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करघे से उतरे हुए वस्त्र होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है ग्रे गुड्स कहते हैं। और जो ग्रे गुड्स होते हैं ना, वो पहनने लायक नहीं होता है। क्यों, इसका रीजन क्या है, तो आपको बताना है क्योंकि इस पर फिनिशिंग नहीं हुई रहती, सारी गंदगी लगी हुई रहती है। जो भी प्रोसेस होता है कपड़े वस्त्र को बनाने में, उसके बाद जो ग्रे गुड्स वस्त्र होते हैं, जो कि करघे से उतरे हुए वस्त्र होते हैं, वो हमें पहनने के लायक नहीं होते। तो यहाँ पे बताना है, जो स्पिनिंग मतलब क्या होता है, कताई करना होता है। वीविंग मतलब क्या होता है, ताने और बाने के फॉर्म में करघे पर चढ़ाना होता है। फिनिशिंग मतलब क्या होता है, उसकी फिनिशिंग होती है, परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा में डाइंग मतलब क्या होता है, रंगाई होती है। और लास्ट में क्या होता है, प्रिंटिंग होता है। तो सारी चीजें क्लियर। प्रिंटिंग मतलब क्या हो गया, छपाई हो गया। सारी चीजें क्लियर। इसको आप अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक पॉइंट को जैसे हार्वेस्टिंग को लेकर पूछ लिया गया, यहाँ से मैच करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन रीजन में क्वेश्चन सब जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया गया हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो आपको जब पता ही नहीं रहेगा हार्वेस्टिंग क्या है तो कैसे बताओगे। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है, कोई को एकत्रित करना। सारी चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है, अब हमें देखना है इसके भौतिक और रासायनिक गुण को। भौतिक और रासायनिक गुण के बाद हमें क्या देखना है, लीलन।
क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही मैं आपसे बता दी थी कि क्या करेंगे, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं ना, एक तरह से आपको बूस्टर डोज मिल रहा है कि जो भी चीज़ आपके माइंड से आउट हो गई हैं उसको आपके माइंड में फिर से भरने का काम किया जा रहा है। तो मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो आप बात करते हैं यहाँ पे भौतिक और रासायनिक विशेषता को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, भौतिक और एक साइड लिख देती हूँ रासायनिक। भौतिक में क्या है, पहले तो हम किसी भी रेशे का ना भौतिक में जब हम पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, उसका संगठन पढ़ते हैं। तो संगठन में क्या आएगा यहाँ पे, सेलुलोज प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, सेलुलोज ऑक्सीजन और किससे बनता है, हाइड्रोजन। ये 3 पॉइंट आपको किस में लर्न करना है, आपको इसके संगठन में याद करना है। और जो क्या होता है इसमें, जो सेलुलोज है वो कितनी मात्रा होती है, इसमें सेलुलोज की मात्रा को पूछा गया तो आपको बताना है 90% होता है। उसके बाद आपको जल को बताना है, जल कितने % होता है, तो 5 से लेकर 8% इसमें जल होता है। और जो शेष बचती हैं वो कितनी होती है, 2% क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती है। 5 से लेकर 8% तो इसमें क्या हो गया, जल हो गया। 90% सेलुलोज, 8% जल और बची जो 2% होती है वो क्या है, अशुद्धियां होती हैं। 2% क्या है, ये अशुद्धियां हो गई हैं। और यहां पे ये जलता कैसे है, जलता कैसे तो आपको बताना है पीली लौ के साथ। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गंध कैसी आती है यहाँ से, जलने पर, तो आपको क्या बताना है, कागज के जैसी गंध। और एक पॉइंट आपको लर्न कर लेना है, जितना आप सेलुलोजिक फाइबर पढ़ोगे, सेलुलोजिक फाइबर की गंध कागज के जलने के जैसे ही आती है। सारे में आपको यही करेक्ट लगाना है। जलता कैसे, पीली लौ के साथ, और क्या होता है, गंध कागज के समान होती है। इसका व्यास पूछा गया है तो आपको व्यास बताना है, इसमें कितना होता है, 12 से लेकर 18 या फिर 20 माइक्रो होता है इसका व्यास होता है ये। और ताप सहने की क्षमता किसकी जैसी होती है, इसमें ताप सहने की क्षमता होती है, ताप सहने की क्षमता लीलन के जैसी होती है। लीलन और जो आपका कपास है ये एक ही जगह के फाइबर हैं। आंतरिक संरचना इसकी पूछी गई है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। भौतिक संगठन में अगर आपको पूछा जाए, भौतिक और रासायनिक होते हैं। भौतिक में अगर आपसे संगठन पूछा जाए तो सेलुलोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है। ये सेलुलोज की मात्रा 90% जल, 5 से लेकर आपका ये 8% होता है। 2% बची हुई अशुद्धियां हो जाती है। जलता कैसे है, पीली लौ के साथ, गंध कागज के समान, व्यास कैसा होता है, तो आपको 12 से लेकर 18 तक बताना है। या फिर आप कितना याद रखेंगे तो 20 याद रखेंगे। और ताप सहने की क्षमता किसके जैसी होती है तो आपको बताना है लीलन के जैसी होती है। और बचे हुए पॉइंट देख लेते हैं। और क्या बताना है आपको, इसकी जो है आंतरिक संरचना पूछी गई है कई बार। आंतरिक संरचना कैसी होती है तो आपको क्या बताना है, बल खाते हुए फीते के समान। बल खाते हुए फीते के समान होती है इसकी संरचना। और इसका रंग पूछा जाए तो क्या है, रंग कैसा है, सबको पता है कपास का रंग होता है सफेद। बट कभी कभी आपने इसके रंग कैसा देखा होगा, आपने भूरा रंग भी देखा होगा। जो भूरा रंग का कपास होता है वो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण हो जाता है भूरे रंग का कपास। ये पूछा जा सकता है कि कपास का रंग भूरा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, तो आपको क्या बताना है, नाइट्रोजन के कारण होता है। सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे रासायनिक विशेषता को। फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी आंतरिक संरचना। कपास की आंतरिक संरचना बल खाते हुए फीते के समान, रंग कैसा होता है, सफेद होता है। बट कभी कभी आपको इसके जो है इसका कलर कैसे देखने को मिल जाता है, पीले कलर का। पीला क्यों हो जाता है तो आपको बताना है नाइट्रोजन के कारण हो जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसमें एल्कलाइन देखेंगे, मतलब क्षार क्या है, भौतिक या रासायनिक संरचना में क्या देखना है, अम्ल का प्रभाव इस पर क्या पड़ता है, बुरा पड़ता है। अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है। अभी आपने सिल्क देखा, वहां पे अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ता था, जबकि क्षार का प्रभाव बुरा पड़ता था। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है एक बात, जितने भी प्रोटीन फाइबर है उस पर अम्ल का प्रभाव अच्छा पड़ेगा, और जितने सेलुलोजिक फाइबर है उस पर क्या होगा, अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ेगा। तो अम्ल का जो प्रभाव इस पर बुरा होगा, और क्षार का जो प्रभाव है ये क्या होगा, अच्छा होगा। यही 2 क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए।
और रंग कैसा होता है, इसका रंग क्या होता है, पक्का नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। जबकि आपने सिल्क में देखा कि रंग इसका पक्का चढ़ता है, बट इसको बाद में पक्का करना पड़ता है। पक्का करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं आप, पानी, पानी के साथ आप नमक, और नमक के साथ क्या होता है, फिटकरी का यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर। अब हम देखेंगे इसमें जो होता है ब्लीच किया जा सकता है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ब्लीच किया जा सकता है क्या, तो आपको बताना है घरेलू ब्लीच कर सकते हैं इस पे। और ब्लीच का नाम क्या है, तो बताना है आपको सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज इस पे कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज कर सकते हैं इसमें। और पसीने का प्रभाव अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, पसीने का प्रभाव हानिकारक होता है। क्लियर हो गई चीजें, एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। रासायनिक में हमें देखना है, रासायनिक विशेषता में अम्ल बुरा प्रभाव डालता है, क्षार अच्छा, रंग कैसा होता है, तो आपको बताना है पक्का नहीं होता है। जितने भी कॉटन के वस्त्र आपने देखे होंगे उसके रंग क्या होते हैं, पक्के नहीं होते हैं। और जो कॉटन होता है ना वो मजबूत भी कम होता है, वो जल्दी से क्या होता है, फटने का डर रहता है। इसमें क्या होता है, जो रंग होता है पक्का नहीं होता है, रंगों को पक्का करना पड़ता है। और रंगों को पक्का करने के लिए क्या क्या यूज, पानी के साथ नमक और फिटकरी का यूज। ब्लीच कौन सा किया जाता है, घरेलू ब्लीच किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का। और पसीने का प्रभाव कैसा होता है, तो आपको बताना है हानिकारक होता है। क्लियर हो गई चीजें, जो मेन पॉइंट है वो क्लियर हो गए। अब हम देखेंगे लीलन को। लीलन देखना है, लास्ट पॉइंट है हमारा इस मैराथन क्लास की, लास्ट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं लीलन के बारे में, पढ़ाई कर लेते हैं। लीलन क्या है, तो पहले हम देखते हैं लीलन जो है ये प्राकृतिक रेशा है, सबको पता है। प्राकृतिक में भी कहाँ से प्राप्त होने वाला है, वनस्पति से प्राप्त होने वाला रेशा है। वनस्पति में कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो आपको बताना है ये तने से प्राप्त होने वाला रेशा। अभी आपने कपास देखा, कॉटन को देखा, वो मैंने यहाँ पे बताया था वो बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है ना, वो भी इसका सेम सीक्वेंस बना था। जैसे कपास कहाँ से, प्राकृतिक जगत से, वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला रेशा है, बट वो उसमें कहाँ बताई थी मैं, बीज से प्राप्त होने वाला रेशा। बट जो लीलन है ये कहाँ से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो आपको बताना है जो लीलन है ये प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा। और प्राकृतिक जगत में भी वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला रेशा, और वनस्पतियों में भी कहाँ से, तो आपको क्या बताना है, तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात, क्लियर। लीलन को क्या कहते हैं, लीलन को फ्लैक्स या सन नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो लीलन को कहाँ से, फ्लैक्स या फिर क्या है, इसको कहते हैं सन से प्राप्त होने वाला ये रेशा होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, इसके ढेर सारे नाम को देखेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है। जो है लीलन के बहुत सारे नाम हैं, लीलन में कुछ प्रोसेस अलग होते हैं, उस प्रोसेस को भी हम देखेंगे। प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, प्रोसेस ज़रूर देखिएगा। तो क्या है इसमें हम देखेंगे, पहला लीलन का वानस्पतिक नेम क्या है, लीलन का वानस्पतिक नेम, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो आप क्या बताएंगे, यूसी टेटेशियम है, यूसी टेटेशियम, इसका नाम क्या है, यूसी टेटेशियम है। और ये क्या है, इसे पवित्र रेशा कहते हैं। इसे किस किस नाम से जाना जाता है, पहले हम ये जान लेते हैं, इसे पवित्र रेशा कहते हैं, पवित्र रेशा। और क्या कहा जाता है, इसे प्राचीनतम रेशा, प्राचीनतम रेशा। पवित्र रेशा इसे क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का एक रीजन है, एक कारण है, इसकी एक कथा भी है, स्टोरी भी है, बट यहाँ पे स्टोरी मैं नहीं सुनाऊंगी। क्या स्टोरी है, बस आप लोग इतना जान लीजिए, जो पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड है ना, उसमें जो मम्मी रखी जाती है, मम्मी मतलब क्या होता है, लाश, है ना, जो इसे पवित्र रेशा क्यों माना जाता है, तो आपको बताना है जो मिस्र देश है वहाँ पे जो मम्मी रखी जाती, पिरामिड है, पिरामिड बने हैं वहाँ पे ना, पिरामिड बने हुए हैं, पिरामिडों में क्या रखा गया है, मम्मी रखा गया
गया। और मम्मी को क्या करते थे, लिलन के जो लिलन का वस्त्र है उसमें लपेट के रखा जाता था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पवित्र रेशा कहते हैं, इसीलिए इसे प्राचीनतम रेशा भी कहा गया है। ये रीजन आपको समझ आ गया। अब इसे हम क्या क्या नाम से और जानते हैं, तो इसे कहा जाता है शांति का सूचक कहा जाता है, इसे शांति का सूचक कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, ये ऐश्वर्य का प्रतीक है। ये सारे नेम आप लोग जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है इसे। और क्या, वैभव का प्रतीक, वैभव का प्रतीक, ऐश्वर्य का प्रतीक, सारी चीजें इसे बोली जाती हैं। लिलन की जो भूमि है, लिलन जन्म कहाँ पे लिया, मतलब लिलन की अगर कभी भी आपसे भूमि पूछी जाए तो क्या बताना है, लिलन की भूमि क्या है, मिस्र देश है। लिलन की भूमि कौन सी देश है, कौन सा देश है, मिस्र देश है। एक बार फिर से देख लेते हैं, लिलन क्या है, फ्लैक्स या फ्लैक्स या सन से प्राप्त होने वाला रेशा है। लिलन का वानस्पतिक नाम पूछा जाए आपसे, यूसीटेटेशियम है। इसे पवित्र रेशा कहते हैं, प्राचीनतम रेशा कहते हैं, इसका रीजन मैंने बता दिया। इसे शांति का सूचक कहते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक कहते हैं, वैभव का प्रतीक कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि शांति का सूचक रेशा कौन सा है, तो आपको बताना है लिलन। ऐश्वर्य का प्रतीक रेशा कौन सा है, लिलन। वैभव का प्रतीक रेशा कौन सा है, लिलन है। और लिलन की जन्मभूमि क्या है, मिस्र देश है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको क्या बताना है, इसकी बुनाई प्राचीनतम कला है और ये ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है। जो इसकी बुनाई क्या है, इसकी बुनाई प्राचीनतम है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो आपको क्या बताना है, ये ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है। जो लीलन रेशा है वो ठंडक और ताजगी के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए तो जो मम्मी होती है उसमें जो है उसको किसमें लपेट कर रखा जाता है, तो आपको बताना है लीलन के वस्त्र में। क्यों, इसका रीजन है कि ये ठंडा और ताजगी देने वाला रेशा होता है। अब हम और पॉइंट देखेंगे इसमें। और पॉइंट क्या देखना है, लिलन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है रूस में होता है। ये पैदा जरूर हुआ मिस्र में, बट अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ पे किया जाता है, रूस में किया जाता है। और गुणवत्ता वाली किस्म कहाँ पे मिलती है, इसकी गुणवत्ता वाली किस्म कहाँ पे मिलती है, तो आपको क्या बताना है, आयरलैंड में। आयरलैंड में इसकी गुणवत्ता वाली किस्म मिलती है। और इसे जलवायु कैसा चाहिए, कैसे जलवायु में ये पैदा होती है, तो क्या बताना है आपको, समशीतोष्ण जलवायु चाहिए, समशीतोष्ण। अगला पॉइंट देखना है, पानी बहुत ज्यादा लगता है इसमें, पानी ज्यादा लगता है। और कैसा पानी लगता है, तो आपको बताना है बहता पानी या फिर ताजा पानी। इसका उत्पादन जब किया जाता है, मतलब इसमें जब सिंचाई वगैरह की जाती है, इसके लिए पानी कैसा चाहिए, तो आपको बताना है पानी बहुत ज़्यादा लगता है, बट कैसा पानी, तो आपको बताना है बहता या ताज़ा पानी इसमें लगता है। और इसकी मिट्टी कैसी चाहिए, मिट्टी भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मिट्टी कैसी चाहिए, तो आपको क्या बताना है, भुरभुरी उपजाऊ मिट्टी चाहिए इसके लिए, तभी इसका उत्पादन अच्छा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब हम देखेंगे इसके प्रोसेस को देखते हैं। और एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2-3 पॉइंट अभी बाकी रह गए, इसको भी हम देख लेते हैं। लीलन में गोंद पाई जाती है, आपको पता है लीलन की जो गोंद है इसका क्या नाम है, पैक्टिन नाम है। लीलन में भी गोंद पाई जाती है, आपने देखा सिल्क में भी गोंद पाई जाती है जिसका नाम सेरेशिन है। अगर आपसे पूछा जाए पैक्टिन नामक गोंद किस रेशे में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, लीलन में पाया जाता है। और जो ये पैक्टिन पाया जाता है ये पाया कहाँ पे जाता है, तो आपको बताना है जो पौधा होता है ना, जो लीलन का पौधा होता है, इसमें क्या होती है, इसके तने में गांठ होती है और इसी गांठ में क्या होता है, जो आपका पैक्टिन नामक गोंद है इसमें भरा हुआ होता है। और जब इसे पानी में दबाया जाता है, बहते ताजे पानी में दबाया जाता है इसके तने को, तब वहाँ पे क्या होती है, सारी चीज़ें, सारी
सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। तो पैक्टिन नामक गुद किस में पाया जाता है आपको बताना है, लीलन में, और कहाँ पाया जाता है ये सारी चीज़ें मैं समझा दी हूँ आपको। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा, तो आपको पता है ना, मैंने बताया कि प्राकृतिक जगत में सबसे लंबा रेशा कौन सा है, तो आपको बताना है सिल्क है। बट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वनस्पतियों में सबसे लंबा कौन सा है, वनस्पति जगत में सबसे लंबा रेशा कौन सा है। वनस्पति में सबसे लंबा रेशा क्या बताना है आपको, लीलन बताना है। ये 2 पॉइंट आपको भूलना नहीं है। कभी भी प्राकृतिक पूछा जाए, प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा, तो आपको रेशम बताना है, और अगर वनस्पति का सबसे लंबा रेशा पूछा जाए तो आपको लीलन बताना है। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है आपको। और वैसे अगर फिलामेंट फाइबर पूछा जाए तो आपको कृत्रिम जगत के सारे फाइबर को रख देना है, साथ ही साथ रेशम को भी रखना है। बट अगर प्राकृतिक जगत का पूछा जाए तो लीलन बताना है। बट ये जो लीलन है ना, इसका मापक क्या होता है, इंची होता है। इसका मात्रक जो है मीटर नहीं होता है। मीटर तो किसका होता है, तो रेशम का होता है, और जो आपके कृत्रिम फाइबर हैं उनके होते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसके प्रोसेस देखेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस में इसके क्या देखना है, कल्टीवेशन पहले आ गया। कल्टीवेशन क्या है, बोना, बुआई करना। उसके बाद है हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कटाई या फिर एकत्रित करना। अभी आपने हार्वेस्टिंग को देखा था ना, कपास में, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हार्वेस्टिंग को बताया गया छटाई करना ना। वहाँ पे क्या बताया गया था, वहाँ पे बताया गया था आपको एकत्रित करना। कोए को एकत्रित करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता। बट यहाँ पे देखिए कटाई करना भी यहाँ पे आता है और एकत्रित करना, दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। हार्वेस्टिंग आ गया, उसके बाद डाइंग आ जाता है। डाइंग मीन्स क्या होता है, सुखाना। सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा प्रोसेस को, ये सारी चीज़ें कहीं भी नहीं मिलेगी, आप ढूंढ लीजिए। अगला क्या है, रीपलिंग। रीपलिंग मतलब क्या होता है, प्राकृतिक तौर पर सुखाना या फुलाना। रीपलिंग है ये, प्राकृतिक सुखाना या फुलाना। अब आपको पता लगाना है कि प्राकृतिक तौर पर कैसे सुखाया फुलाया जाता है। तो आपको पता है ना, सुबह के टाइम, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, ओस गिरते हैं, ओस मतलब नमी रहती है। और दोपहर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा धूप रहती है, तो इसे छोड़ दिया जाता है, खुले आसमान के नीचे इसे छोड़ दिया जाता है। तो मॉर्निंग टाइम इसमें नमी होती है, दोपहर में ये सूखता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रीपलिंग कहलाता है। अगला क्या है, रेटिंग। रेटिंग प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ किसमें किया जाता है, लीलन में किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, गलाना। रेटिंग प्रोसेस और हैकलिंग, ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेटिंग जो है और हैकलिंग जो है, ये 2 प्रोसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लीलन में किए जाते हैं और कोई भी किसी भी फाइबर में नहीं किए जाते। तो यहाँ पे रेटिंग मतलब क्या होता है, गलाना होता है, और हैकलिंग 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग प्रोसेस होता है मतलब तोड़ना। अगला है डॉटिंग। डॉटिंग मतलब क्या होता है, पिटाई करना। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, पीट पीट कर अशुद्धियों को निकाल देना, अशुद्धियों को निकालना। उसके बाद है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग का आपको पता ही है, कंघी करना मतलब रेशों को समानांतर करना। अगला है हैकलिंग। हैंगिंग है, इसका मतलब क्या होता है, टांगना या फिर लटकाना। अगला पॉइंट है स्पिनिंग, कताई करना। अगला पॉइंट है वीविंग, बुनाई है। और लास्ट का जो 3 है, फिनिशिंग, डाइंग और पेंटिंग। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिनिशिंग, डाइंग एंड
प्रिंटिंग। अब हम देख लेते हैं इसके पूरे प्रोसेस को। एक बार प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, मैच करने वाले, असर्शन रीजन वाले, करेक्ट वाले, 3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। तो जो कल्टीवेशन है वो क्या होता है, बोना। कल्टीवेशन आप किसका प्रोसेस देख रहे हैं, तो आपको बताना है लीलन का। और लीलन आपको कैसे अलग करता है, आप जहाँ पे भी रेटिंग और हैकलिंग को देख लीजिए तो आंख बंद करके आपको लीलन पे करेक्ट का निशान लगा देना, क्योंकि जो रेटिंग प्रोसेस है गलाने वाला और हैकलिंग जो है लटकाने वाला, ये 2 ऐसे प्रोसेस है जो कि सिर्फ लीलन में किए जाते हैं और किसी में नहीं किए जाते हैं। कल्टीवेशन बोना, हार्वेस्टिंग कटाई या फिर एकत्रित करना, डाइंग का मतलब होता है सुखाना, रेपलिंग मतलब होता है प्राकृतिक तौर पर सुखाना या फिर फुलाना, रेटिंग प्रोसेस मतलब गलाना हो गया, ब्रेकिंग मतलब तोड़ना हो गया, डॉटिंग पिटाई करना, पिटाई कर करके क्या होती है, अशुद्धियों को निकाली जाती हैं, सॉर्टिंग मतलब पीट पीट कर अशुद्धियों को निकालना, कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, कंघी करने का मतलब क्या होता है, रेशों को समानांतर करना, हैंगिंग मतलब होता है टांगना या फिर लटकाना, स्पिनिंग मतलब होता है कताई करना, वीविंग मतलब होता है बुनाई करना। अगला है क्या है, बुनाई से मतलब क्या होता है, बुनाई करना जो कि करघे पर लगाए जाते हैं। और जो है ये जो फिनिशिंग है ये क्या होती है, करघे से उतरने के बाद की जाती है फिनिशिंग हो जाता है ये परिसज्जा, फिनिशिंग परिसज्जा। डी मतलब क्या होता है, डाइंग रंगाई। पी मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग। ये सारी प्रोसेस है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके कुछ पॉइंट को और देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देखेंगे, बस कुछ पॉइंट हमें देखना है। पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो रेटिंग प्रोसेस है इसका, जो गलाने वाला प्रोसेस है वो कितने तरीकों से किया जाता है। मैं पूरा फुल नहीं बताऊंगी, जिसको फुल डिटेल में देखना है वो आप जाकर टेक्सटाइल के प्लेलिस्ट में यहाँ पर लिनन को टाइप करिए और सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूंगी ताकि फिर से रिन्यू हो जाए, आप लोगों का जो भी भूला हुआ है वो ताज़ा हो जाए। किसमें किया जाता है, पानी के द्वारा इसे गलाया जाता है, ओस के द्वारा इसे गलाया जाता है, और कैसे लकड़ी के बर्तन में के द्वारा इसे लकड़ी के बर्तन के द्वारा बर्तन में। और अगला जो पॉइंट है रसायनों के द्वारा। ये 4 तरीके से इसे गलाने का काम किया जाता है। अब जिसको भी पूरा डिटेल में जानना है वो जाकर जो भी पहले वाला वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। बट अगर आपसे जो रेटिंग प्रोसेस है पूछा जाए तो आपको सिर्फ इतना बताना है, पानी के द्वारा, वो उसके द्वारा, लकड़ी के बर्तन में गर्म पानी के द्वारा, जो लकड़ी का बर्तन है ना इसमें गर्म पानी डालकर फिर रेटिंग प्रोसेस किया जाता है और रसायनों का यूज किया जाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अब हमें यहाँ पे विशेषता को देखना है। विशेषताओं को देखना है, भौतिक विशेषता और फिर रासायनिक विशेषता देखें। पहले हम भौतिक विशेषता को देख लेते हैं। संगठन देखेंगे। संगठन में क्या आ रहा है तो आपको बताना है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गोंद। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके साथ गोंद। और गोंद कौन सा पाया जाता है तो आपको क्या बताना है, पैक्टिन बताना है। संगठन पूछा जाए लिनन का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गोंद कौन सा, पैक्टिन गोंद पाया जाता है। सेलुलोज की मात्रा इसमें कितनी पाई जाती है ये भी पूछा जा सकता है। सेलुलोज की मात्रा 60 से लेकर 70% होता है। पैक्टिन जो होता है गोंद, ये कितना पाया जाता है तो आपको बताना है 25% पैक्टिन होता है। और अशुद्धियाँ कितनी होती हैं इसमें, अशुद्धियाँ कितनी होती हैं तो आपको बताना है 5 से लेकर 8% अशुद्धियाँ होती हैं इसमें। वनस्पति जगत का सबसे लंबा रेशा होता है ये। और क्या होता है, चमक कैसी होती है इसमें, चमक सिल्क के समान होती है, सिल्क के समान इसमें चमक होती है। अगला पॉइंट क्या देखना है, इसमें गंध कैसी आती है तो आपको बताना है कागज के जलने जैसी गंध आती है इसमें। और इसका व्यास अगर आपसे पूछा जाए तो 15 से लेकर 18 माइक्रोन इसका व्यास होता है। आपने देखा था वहाँ पे जो कपास फाइबर में 12 से लेकर 20 माइक्रोन कपास है, बट यहाँ पे इसका कपास का माइक्रोन है व्यास है, बट यहाँ पे लिनन का व्यास है 15 से लेकर 18 माइक्रोन। अवशोषण कैसे होता है, अवशोषण का गुण बहुत ही अच्छा होता है इसमें। अवशोषण का गुण,
अवशोषण का गुण अच्छा होता है। अवशोषण मतलब क्या होता है, सोखने वाला क्षमता, सोखने का गुण होता है इसमें। तौलिया या रसोई में क्या होता है, जो तौलिया होती है आपकी लिनन की होती है, रसोई में जो कपड़े यूज किए जाते हैं वो भी लिनन के होते हैं। ताप का अच्छा संचालक होता है, ताप का अच्छा संचालक होता है। उसके बाद नमी सोखता है, ये इसमें क्या होता है, रंग कैसा होता है इसका, तो आपको बताना है रंग पीला होता है। ये भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। गीली अवस्था में मजबूती इसकी बढ़ जाती है, गीली अवस्था में मजबूती बढ़ती है। और कितनी मजबूती बढ़ती है, तो 20% बताना है, 20% है। ये इतने पॉइंट को आपको किस में देखना है, इतने पॉइंट को देखना है आपको भौतिक विशेषताओं में। फिर से एक बार देख लेते हैं। संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ गोद कौन सा, पैक्टिन। सेलुलोज की मात्रा 60 से 70% होता है, पैक्टिन 25%। अशुद्धियां 5 से लेकर 8% होती हैं। चमक सिल्क के समान होता है। और गंध कैसे आती है, तो जलने पर ये कैसा होता है, कागज के समान। व्यास कितना होता है, 15 to 18 माइक्रोन होता है। अवशोषण अच्छा होता है। ताप का अच्छा संचालक भी होता है, इसलिए इसको हम गर्मी में यूज कर सकते हैं। किचन का कपड़ा, तौलिया वगैरह जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो आपको बताना है लिनन के होते हैं। रंग कैसा होता है, पीला होता है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ती है, तो आपको बताना है 20% बढ़ जाती है। सारी चीजें क्लियर, कुछ भी डाउट नहीं रह गया। अब आगे बढ़ेंगे, इसके रासायनिक को देखेंगे, जो कि है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। अब हमें देखना है रासायनिक विशेषता, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सारी चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। पहला क्या है, अम्ल। अम्ल का देखना है हानिकारक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जहाँ पे भी सेलुलोजिक फाइबर होना, वहाँ पे जो अम्ल होता है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ये आपको जानना है। जो क्षार है इसका क्या होता है, क्षार का अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव होता है। और रंग कैसे होता है, रंग बहुत ही मुश्किल से इस पे चढ़ता है, मुश्किल से इस पे चढ़ता है। और जो रंग चढ़ता है, अगर जो रंग होता है ना, ये मुश्किल से चढ़ता है, बट जो चढ़ जाता है वो छूटता नहीं है, वो पक्का होता है। ब्लीच क्या होता है, बहुत तेज ब्लीच इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ब्लीच पूछा जाए तो ब्लीच इसमें भी घरेलू ब्लीच होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज करते हैं हम, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। आपने देखा जितने भी सेलुलोजिक फाइबर हैं उसमें किसका यूज हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का यूज हो रहा है। और पसीना जो होता है इसे NaCl कहते हैं। ये भी अगर ये नेम से पूछा जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो पसीने का प्रभाव होता है वो कैसा है, पसीने का प्रभाव कैसा पड़ता है, इस पे सामान्य पड़ता है। और अगर जो पसीना है वो अगर अम्लीय है तो कैसा होता है, तब हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हमारी जो क्लास है, आज की क्लास हुई कंप्लीट। सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए, बस सिल्क, कपास और लिनन के, है ना। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। रासायनिक विशेषता में अम्ल क्या है, हानिकारक प्रभाव डालता है। क्षार अच्छा, रंग मुश्किल से चढ़ता है, बट अगर एक बार चढ़ गया कलर तो वो कलर पक्का होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ब्लीच, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिसे घरेलू ब्लीच या NaCl कहते हैं। पसीने का प्रभाव सामान्य पड़ता है, बट अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय पसीना है तो उसका प्रभाव हानिकारक है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि इस पे जो अम्ल का प्रभाव है वो कैसा होता है, हानिकारक होता है। सारी चीज़ें क्लियर। सो आप लोग इसको देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।